हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब हम आधुनिक काल तक आ पहुँचे हैं और आधुनिक काल का एक वीडियो आ भी चुका है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक के सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स इत्यादि बना सकते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम गद्य के विकास को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विकास पढ़ा था। आइए अब हम उसी के आगे से शुरुआत करते हैं। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। ये पटियाला दरबार में रहते थे और वहां पर महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। इनकी रचना से ये पता चला कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लू लाल से भी 62 वर्ष पहले गद्य अच्छे और परिमार्जित रूप में था और पुस्तकें लिखने के लिए उसका व्यवहार होता था, उसका प्रयोग होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। यही एक ऐसी पुस्तक सामने आई है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में सामने आया है, दिखाई पड़ा है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले, तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। जब तक इससे पुरानी और कोई पुस्तक प्राप्त नहीं होती, तब तक इसी को हिंदी गद्य की परिमार्जित और प्रौढ़ पुस्तक मान सकते हैं और इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। योग वशिष्ठ से 2 उद्धरण नीचे दिए जाते हैं और इसके उदाहरण 2 नीचे यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिए हुए हैं। प्रथम परब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों और शास्त्रों के जाननहारे हो, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है, अथवा दोनों हैं, समझाए के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्माण्य, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है। मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। अतः कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जो कि इसी पुस्तक का है। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है, वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्ध वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे, तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे, तब वीत राग भय क्रोध से रहित रहोगे। जिसने आत्म तत्व पाया है, वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखोगे, तब वह विगत ज्वर होगे और आत्म पद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आवोगे। तो ये जो है, पिछली जो पुस्तकें दी थी, पिछले उदाहरण हमने देखे थे, उससे काफी परिष्कृत है और अच्छी भाषा में जान पड़ता है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसी पुस्तक को परिष्कृत गद्य की पहली पुस्तक कहा है और इसके लेखक को प्रथम गद्य लेखक माना है। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है, इसके लिए आचार्य शुक्ल कहते हैं। इसके पीछे संवत 1818 में वसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण भाषा अनुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है।
वसुआ मध्य प्रदेश निवासी दौलत राम ने हरिशेणाचार्य की जो जैन पद्म पुराण है उसका भाषानुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का ग्रंथ है। भाषा इसकी उपर्युक्त योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। भाषा इसकी उपर्युक्त योग वशिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है जो इन्होंने भाषानुवाद किया है उसकी, पर इस बात का पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश जनता के बीच खड़ी बोली किस रूप में प्रचलित थी। मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई और जैन समाज जिसके लिए ये ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्रकृत रूप में भी 2-2.5 वर्ष से लिखने पढ़ने के काम में आ रही है। ये बात योग वशिष्ठ और पद्म पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी के प्रेरणा से चली। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप यह है। अब पद्म पुराण की भाषा का भी इन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगध नाना देश अति सुंदर हैं, जहाँ पुण्याधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सदा भोगोपयोग कर रहे हैं और भूमि विषय साठेन के बाड़े शोभायमान है, जहाँ नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। तो ये भाषा भी पुराने ग्रंथों से थोड़ी ठीक है, जबकि योग वशिष्ठ की जितनी परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पता देती है कि इसी प्रकार की खड़ी बोली पहले से प्रचलित थी। आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन लिखा। 1830 से 40 के बीच में मंडोवर का वर्णन किसी राजस्थानी लेखक ने लिखा, जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की है। जैसे अवल में यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से इस जगह का नाम मांडव्याश्रम हुआ। इस लफ्ज का बिगड़कर मंडोवर हुआ है। ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। जिस प्रकार कहा जाता है कि परंपरागत साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग या उसको ग्रहण नहीं किया गया, तो वो साहित्य जो है वो लिखित साहित्य है, कथित या मौखिक साहित्य नहीं है। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियां खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं, जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियां या मुकरियां कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। जिस खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए किया है, वो भाषा अवश्य पहले से कुछ न कुछ प्रचलित रही ही होगी। तो परंतु फारसी में पद्यों को ढालने का जो प्रयास अमीर खुसरो ने किया है, उसको प्रथम कहा जा सकता है, ना कि खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग कहा जा सकता है। खड़ी बोली अपने मौखिक रूप में पहले से कहीं ना कहीं प्रचलित अवश्य रही होगी, जिसका प्रयोग अपनी मुकरियों के लिए खुसरो ने किया। खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। जब मुसलमान उसका व्यवहार करने लगे और उसमें विदेशी शब्दों को भी भरने लगे, तो जो हिंदी के कवि थे उन्होंने मुसलमानों की खास भाषा उसको समझ लिया। इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाड़ के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। जो खड़ी बोली थी उसका देशी रूप पहले से ही मौजूद था, जो कि पश्चिम से जो व्यापारी आए उनके साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रकार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जब तक अंग्रेजी शासन भारत में आया, तब तक पूरे उत्तर भारत की भाषा खड़ी बोली हो चुकी थी।
जिस प्रकार इसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। तो ये खड़ी बोली दो प्रकार से व्यवहृत होने लगी, दो प्रकार से उसका प्रयोग होने लगा। एक वे लोग थे जो उर्दू शब्दों का, विदेशी शब्दों का उसमें भरपूर प्रयोग करके उसका व्यवहार करते थे, जैसे मौलवी, मुंशी जो फारसी तालीम पाए हुए थे, और कुछ लोग जो देशी भाषा से खड़ी बोली परिष्कृत हुई थी उसका उपयोग करते थे, जैसे हिंदू, साधु, पंडित, महाजन आदि जो शिष्ट भाषा का प्रयोग करते थे, अपने शिष्ट भाषणों में वही भाषा प्रयोग करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। जिस प्रकार फारसी तालीम पाए हुए लोगों की भाषा में जब वो खड़ी बोली बोलते थे फारसी के शब्दों का प्रयोग हो जाता था, उसी प्रकार संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान जो खड़ी बोली बोलते थे तो उसमें संस्कृत के शब्दों का समावेश भी हो जाता था। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था, अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य पूरे देश में प्रतिष्ठित हो गया था, तो अंग्रेजों का यहाँ की भाषा आदि को सीखना स्वाभाविक ही था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। एक वह खड़ी बोली का रूप जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हुए थे और जो उर्दू कहलाने लगा था, जिसका विकास दरबारों से हुआ, और एक जो देशी बोलचाल की भाषा थी जो आम जनों में प्रचलित थी, वो एक खड़ी बोली का रूप उनको मिला। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे पर वो भी ये जान चुके थे कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा ही है और न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों। इसीलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई, उससे पहले ही हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। योग वशिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुख की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंशा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। जब अंग्रेजों ने पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की, उससे पहले ये 2 पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। अतः ये कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं है। जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। ये कहना गलत होगा कि अंग्रेजों ने ही हिंदी गद्य को लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया, उन्हीं के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हुआ। ये गलत होगा, क्योंकि जब जो हिंदू व्यापारी विभिन्न जगहों में फैल गए, जीविका के लिए इधर उधर जाने लगे, तो शिष्ट बोलचाल की भाषा खड़ी बोली अपने स्वाभाविक रूप में ही लोगों के बीच में प्रचलित थी। और जब ये व्यापारियों के साथ साथ फैलती गई और आम जनों की भाषा बनती गई, तभी उसमें साहित्य भी लिखने की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा और उसमें भी साहित्य लिखा जाने लगा। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय था, किसी में भी गद्य नहीं लिखा जाता था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित का, अरबी फारसी शब्दों को मिश्रित करके जो कविता लिखी जाती थी उसको उर्दू कविता कहते थे, और जो हिंदी कविता थी वो परंपरागत ब्रज भाषा में लिखी जाती थी और यही परंपरागत काव्य भाषा थी।
जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई, और जब खड़ी बोली अपने देशी रूप में जो उसका स्वाभाविक रूप था उसमें चारों ओर फैल गई तो उसकी व्यापकता और बढ़ गई, और हिंदी गद्य लेखन के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी, और वो हिंदी गद्य के लिए ग्रहण की जा सकेगी ऐसी संभावना दिखाई पड़ी। इसीलिए जब संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसीलिए संवत 1860 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के जो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, उन्होंने देशी भाषा की गद्य की पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की, तो उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। तो इसका मतलब यही, जब अलग अलग व्यवस्था की तो इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने जो उर्दू से अलग हिंदी खड़ी बोली को भी भाषा के रूप में पाया, उसका भी अस्तित्व उन्होंने पाया कि ये भी एक भाषा है, इसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान लिखा। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी ने और सदल मिश्र ने दो पुस्तकें लिखी। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए, और खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए। कौन? मुंशी सदासुखलाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए हैं। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास के हुए हैं। मुंशी सदा सुख लाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। ये मुंशी सदा सुख लाल नियाज जो हैं ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1903 और मृत्यु संवत 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग एक कंपनी की अधीनता में चुनार, यहाँ पर मिस प्रिंट है, 1903 में जन्म और 1881 में मृत्यु कैसे हो सकती है? तो ये 1803 होगा, क्योंकि इनका समय जो है वो लगभग 1860 में, इनका जो रचना काल या जो पुस्तकें लिखने का समय माना है इनका उत्कर्ष काल, तो 1860 है, तो जाहिर सी बात है कि 1803 इनका जन्म समय हो सकता है। और मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार, जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफ़ी शायरी की है। अपनी मुंतखबुत तारीख में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। इनकी मुंतखबुत तारीख जो है इसमें इन्होंने अपने संबंध में ये लिखा है कि ये 65 वर्ष की इनकी अवस्था थी तब ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और वहीं शेष आयु इन्होंने, बाकी बची हुई अपनी आयु हरिभजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई। ये पुस्तक 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ, अर्थात 1881 में। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर यह एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग उठाया था जिसको लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो कि पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा कि गद्य योग वशिष्ठ का था। राम प्रसाद निरंजनी के उसी प्रकार का गद्य मुंशी जी की इस पुस्तक में दिखाई पड़ा था जो कि पूरी नहीं हो पाई। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। उनकी पुस्तक का थोड़ा अंश यहाँ पर दिया हुआ है। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होए उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका
जो सतोवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूपों में लय हो जिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए। व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन द्रव्य इकठौर कीजिए और मन को कि तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। तो ये मुंशी जी की जो पुस्तक थी उसका यहाँ पर उदाहरण दिया था। मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेजी अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई उसी में रचना की। अब इन्होंने ना ये अंग्रेजों की प्रेरणा से लिखा है और ना किसी दिए हुए नमूने पर। ये भगवत भक्त थे और इन्होंने जो भाषा उस समय उस प्रांत में प्रचलित थी, जो शिष्ट भाषा थी आमजनों की, उसी भाषा में उन्होंने ये रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। स्थान स्थान पर उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अलहज बान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले थे, पर उन्होंने जो अपनी भाषा में प्रयोग किया है वह जो गद्य है वो कथावाचकों, पंडितों, साधु संतों के बीच जो प्रचलित था दूर दूर तक वह रूप उन्होंने रखा है, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था, जिसमें संस्कृत के शब्द भी भरपूर मात्रा में रहते थे। इसी बीच संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाखा कहते थे। इसी बीच जो संस्कृत मिश्रित हिंदी थी उसको उर्दू वाले भाषा कहते थे। जो उर्दू मिश्रित फारसी अरबी मिश्रित खड़ी बोली बोलते थे वो संस्कृत मिश्रित हिंदी को भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया। उर्दू के कारण इस भाषा का चलन, संस्कृत मिश्रित हिंदी का चलन कम होते देख मुंशी सदासुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया। रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। तो यहाँ पर इन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि संस्कृत मिश्रित हिंदी का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सारांश यह कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन्होंने मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा थी वही ग्रहण की, उर्दू से भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, बहुत ज्यादा चूक हुई। उन्हीं लोगों से बन आवे है जो बात सत्य होए। काशी पूरब में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है इस करके आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं। काशी पूरब में है पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्षों से होएगा आवता इस कदर आदि बोलते चले आते हैं। तो ये उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती है। तो ये थी मुंशी सदासुखलाल की भाषा। अब आइए देखते हैं इंशा अल्लाह खां को। उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो कि दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर माशा अल्लाह खां काश्मीर से दिल्ली आए थे। ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और दिल्ली के उजड़ने पर ये लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर माशा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहाँ वे शादी हकीम हो गए थे। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए। मुर्शिदाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंशा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे दिल्ली चले आए। जब नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मच गया, तब इंशा वहां से दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। शाह आलम द्वितीय के दरबार में रहने लगे। वहां जब तक रहे अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके खजाना लूट के चल दिया, तब इंशा का वहां रहना भी मुश्किल हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब संवत 1855 में सादत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये
दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल्लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। इंशा ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी होगी। तो रानी केतकी की कहानी, इनका ये नाम इस रचना का प्रसिद्ध है, जबकि इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित, और इसका रचना काल है संवत 1855 से 1860 के बीच का। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित और इसका रचना काल संवत 1855 से 1860 के बीच का है। कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यूँ लिखते हैं। इन्होंने कहानी ये क्यों लिखी, इसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की कोई बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ यह खटराग लाए और लगे कहने, ये बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस जैसे मल लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डौल रहे और छांव किसी की ना हो, ये नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे। उद्धृत अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रजभाषा हो चाहे वह खड़ी बोली। तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहते थे। भाखा से खास ब्रजभाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। जिस प्रकार फारसी अरबी का व्यवहार करने वाले लोग अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार जो संस्कृत मिली हिंदी थी उसको भाखा। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाषा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रजभाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। इस भाषा के चक्कर में पड़कर भाषा शब्द के चक्कर में पड़कर वो ब्रजभाषा को हिंदी कहने में संकोच करते हैं। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सूर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। इस भाखा के फेर में पड़कर कुछ लोग ब्रजभाषा को ही भाखा समझने लगे और उन्होंने उसको हिंदी के अंतर्गत लेने में संकोच किया। संभव है इस सड़े गले ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पढ़े हों। हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी इस सड़े गले ख्याल को लेकर पढ़े हों, जिसको कि आचार्य शुक्ल ने सड़ा गला ख्याल कहा है। इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। कौन कौन से? बाहर की बोली अरबी। कौन कौन सी थी बाहरी? अरबी, फारसी, तुर्की। गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी आदि भाखा, इनसे ब्रजभाषा से और अवधि से। भाखापन से अर्थात संस्कृत के शब्दों के मेल से। इन 3 प्रकार की शब्दों से अपनी भाषा को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। इस बिलगाव से आशा है ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंशा ने भाखापन और मोहल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया। इन तीनों को हटाने का इन्होंने अपनी भाषा से प्रयास तो किया, परंतु कहीं कहीं फारसी ढंग के वाक्य विन्यास इनकी भाषा में मिल ही गए, जहाँ जहाँ पर बड़े वाक्य हैं पर बहुत कम। जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सबको बनाया। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को, ये चिट्ठी जो पीक भरी कुंवर तक जा पहुंची। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती है। जो 4 उन्नायक हुए हैं हिंदी के, उनमें इन्हीं की भाषा सबसे चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती हुई है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले से कुछ मच चुकी थी। खड़ी बोली जो थी उर्दू कविता में पहले से कुछ मच चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाया करते थे।
मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंशा के गद्य में बहुत से स्थलों पर मिलते हैं, जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप में रोने लगी और दोनों के जी में यह आई, ये कैसी चाह जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। इंशा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष्य के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है, जैसे आतियां जातियां जो सांसें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं। आतियां जातियां जो सांसें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं। घरवालियां जो किसी डोल से बहलातियां हैं। तो इस प्रकार का विशेषण विशेष इन्होंने प्रयोग किया जो उस समय तक बना हुआ था। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। इंशा अल्लाह खां की भाषा का नमूना यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है, जहाँ पर वो ठेठ भाषा थी और बड़ी प्यारी बन पड़ी है। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाओ देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भबतू जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवा कर छिनवा लूंगी। इस प्रकार की ये भाषा इंशा अल्लाह खां की थी। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे जो गद्य के दो और उन नायक हैं उनको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते पढ़ते मन इसमें इतना रम जाता है कि उठने का मन ही नहीं करता कि ये पूरा पढ़ते ही रहें, परंतु वीडियो आप जानते हैं जैसा कि लंबा होता जा रहा है और इतना सब एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।